हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक इट इजी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पंचायती राज को ख़त्म किया और आज हम लोग शुरू करेंगे म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, एक होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटी जो होता है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है उसे। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा किया गया था। ठीक है, बात करें सेंट्रल लेवल पे तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से तीन मिनिस्ट्री डील करती है। ठीक है, पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी हमारे इंडिया में कैसे इवॉल्व हुई है ब्रिटिश एरा से लेके अब तक में। तो इवोल्यूशन की बात करें तो इन 1688 फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेटअप इन मद्रास। पहला जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप हुआ था वो मद्रास में सेटअप हुआ था। इसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में सेटअप हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870, इस रिजोल्यूशन में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं लॉर्ड रिपन पे, जिन्हें इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। ये नाम हम याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे अपॉइंट किया जाता है रॉयल कमीशन को 1907 में, जिसके चेयरमैन थे हॉब हाउस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। इसमें प्रोविंस डायरेक्टिकल स्कीम लाया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया गया था और अंडर द चार्ज ऑफ इंडियन मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो उसके आगे द कैंटोनमेंट एक्ट 1924 पास बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पास किया गया जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेचर ने पास किया था। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम आई थी उसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया था। ये हो गया हमारा म्यूनसिपैलिटीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। अब बात करते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कैसे किया गया, उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। सबसे पहला जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना चाहा था बट वो लैप्स हो गया था। इसी तरह उन्होंने म्यूनसिपैलिटीज के लिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी पास किया था, जो कि लोकसभा में पास हो गया था बट राज्यसभा में उसको हार मिल गई थी, डिफीटेड इन राज्यसभा और वो बिल लैप्स हो गया। फिर वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई। ठीक है, उन्होंने भी रिवाइज नगर पालिका बिल पास करना चाहा बट उनकी जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी, डिसॉल्व हो गई थी, जिसके कारण वो बिल भी लैप्स हो गया। ओके, तो फाइनली पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई। उन्होंने म्यूनसिपैलिटीज बिल 1991 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, जो कि इमर्ज्ड एज 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो फाइनली कैम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993। ठीक है, तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारा जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटीज थी वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गई। ओके, अब आगे बात करते हैं 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इसके बारे में बात करते हैं, इसके फीचर्स के सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 74 अमेंडमेंट एक्ट को के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया था अर्बन लोकल बॉडीज को। इस एक्ट के आने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आर्टिकल 243P से लेके 243G तक, सब जी तक उसमें म्यूनसिपैलिटीज की बात की जाती है। और म्यूनसिपैलिटीज को एक नए शेड्यूल में ऐड किया गया जो था कि 12 शेड्यूल। ठीक है, जिसमें 18 फंक्शनल आइटम थे। 12 शेड्यूल याद करिएगा, ये म्यूनसिपैलिटीज को बिलोंग करता है और जो 11 शेड्यूल है वो पंचायती राज को फॉलो करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इंडिया में जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं इंडिया में, जो इस एक्ट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, पहला होता है नगर पंचायत। ट्रांजिशन एरियाज वो होते हैं जो अर्बन और रूरल के बीच में आते हैं। ठीक है, कि वो ना ही पूरी तरीके से अर्बन है ना ही पूरी तरीके से वो रूरल है, उन्हें ट्रांजिशनल एरियाज कहा जाता है, जिसके लिए नगर पंचायत है। ठीक है, सेकंड है जो म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, ये स्मॉल अर्बन एरियाज के लिए होता है। ओके, और थर्ड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये लार्ज अर्बन एरिया जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, वैसे एरियाज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस एक्ट में और कौन कौन से प्रोविजन है। तो जो गवर्नर होता है, अब एक बात कर लेते हैं कि कौन डिसाइड करता है कि ट्रांजिशनल एरिया क्या होता है, स्मॉल अर्बन एरिया कौन होंगे, लार्ज अर्बन एरिया कौन होंगे, वो गवर्नर डिसाइड करता है। ठीक है, और वो कौन कौन से फैक्टर है जिसको देख के गवर्नर डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया ट्रांजिशनल है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा लार्ज अर्बन एरिया है। पहला है जो पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, कि उस एरिया में कितने लोग रहते हैं। दूसरा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तीसरा है रेवेन्यू जनरेटेड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि उस एरिया में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने रेवेन्यू जनरेट हो पाते हैं। और परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्री एक्टिविटीज, कि जो एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी एक्टिविटीज होती है, जैसे सर्विस हो गई, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कितना परसेंटेज, उससे डिसाइड होता है कि कौन सा एरिया ट्रांजिशनल है, कौन सा एरिया स्मॉल है, कौन सा एरिया लार्जर अर्बन एरिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस एक्ट में जो डेमोक्रेटिक कंपोजिशन है म्यूनसिपैलिटीज की। ठीक है,
तो मेंबर्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज आर डायरेक्ट इलेक्टेड, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है कि जो भी मेंबर्स होंगे म्यूनसिपैलिटीज में वो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल होंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं सीट आर रिजर्व फॉर SC/STs, वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस। पंचायती राज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो SC/STs की सीट्स थी वो उनके प्रोपोर्शन के बेस पे डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी सीट्स रिजर्व होंगी। इसमें भी वही चीज़ है, वुमेन को 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन मिलेगा। अगर बात करें बैकवर्ड क्लासेस की तो एज पर स्टेट लॉ वो डिसाइड होता है कि उन्हें कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि बैकवर्ड क्लासेस को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आगे बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ चेयरपर्सन इन म्युनिसिपैलिटीज आर नॉट फिक्स्ड, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट लॉज। मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जो चेयरपर्सन है म्युनिसिपैलिटीज के उनको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है कि उनको इतना ही परसेंटेज मिलेगा। आगे बात करते हैं वार्ड कमेटी की। वार्ड कमेटी आर मैंडेटरी फॉर म्युनिसिपल एरिया पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर। जिस म्युनिसिपल एरिया का पॉपुलेशन 3 लाख है उससे ज्यादा होगा वहां पे एक वार्ड कमेटी बनाने की बात की गई है। वार्ड कमेटी वो होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा वार्ड मिलकर एक कमेटी बनाती है और वहां रेगुलेट करती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए तभी वार्ड कमेटी बनाई जाती है। अब बात करते हैं टेन्योर की मेंबर्स के, तो वही पंचायती राज में 5 ईयर्स होते हैं, यहाँ भी 5 ईयर्स होते हैं। वहाँ भी जो इलेक्शन कंडक्ट होता है वो उसके एक्सपायरी होने से पहले होना चाहिए, टर्म एक्सपायरी होने से पहले होना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर ये डिसॉल्व हो जाए तो जो इलेक्शन होना चाहिए वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था 74 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि अर्बन गवर्नमेंट जो होता है वो कितने टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो 8 टाइप के अर्बन गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो पहला है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, गवर्न्स लार्ज सिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई एक्सेट्रा। जो बड़ी सिटीज हो गई जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, उनके लिए जो अर्बन गवर्नमेंट बनाया जाता है उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। उससे जो गवर्न करती है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है। 3 अथॉरिटीज होती हैं इसके अंदर। पहला है द काउंसिल, दूसरा है स्टैंडिंग कमेटी और तीसरा है म्युनिसिपल कमिश्नर। द काउंसिल को हेड करता है मेयर, ठीक है, जो कि एक सेरेमोनियल हेड होता है, एज ए नॉमिनल हेड होता है जो काउंसिल को हेड करता है। दूसरी होती है स्टैंडिंग कमेटी जो काउंसिल की वर्किंग को फैसिलिटेट करता है, ओके। और थर्ड होता है म्युनिसिपल कमिश्नर, ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। यूजली ये कोई IAS होता है और जो एज अ एग्जीक्यूटिव हेड एक्ट करता है। इसे अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नॉमिनल हेड होता है मेयर और एग्जीक्यूटिव हेड होता है चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ओके, जो कि एक IAS होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आगे बात करते हैं जो सेकंड है म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, गवर्न्स मीडियम साइज टाउन एंड सिटीज। जो भी मीडियम साइज टाउन हो गए या सिटीज हो गई उसको गवर्न कौन करता है? म्युनिसिपल काउंसिल करता है। इसमें भी 3 अथॉरिटीज होती है जैसे ऊपर थी। पहली काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। और जो काउंसिल को हेड करता है वो चेयरमैन करता है, ठीक है। यहाँ पे जो चेयरमैन सिर्फ नॉमिनल हेड नहीं, उसको कुछ एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है, मिक्स होता है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ओके। अब थर्ड बात करते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी की। एडमिनिस्टर्स एरिया डेट आर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब्स बट नॉट येट क्लासिफाइड एज म्युनिसिपैलिटीज। ये उन एरियाज में होते हैं जहां पे इंडस्ट्रियल या कमर्शियल हब होते हैं, जहां पे ढेर सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, बट दे आर नॉट क्लासिफाइड एज म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। जैसे इनके की फीचर्स देख लेते हैं इसके। सेटअप इन एरियाज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। अब कोई एरिया जहाँ पे ढेर सारी इंडस्ट्रीज लग रही है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, बट वो म्युनिसिपैलिटीज के लिए क्लासिफाइड नहीं है, तो उसको स्पेशल अटेंशन के लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जाती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है, सब नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। ये जैसे इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको रेगुलेट करना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इंडस्ट्रीज के आसपास जो एरिया उनको डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसको नोटिफाइड एरिया कमेटी ये काम करती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टाउन एरिया कमेटी की। परफॉर्म्स लिमिटेड सिविक फंक्शन इन स्मॉलर टाउन। जो छोटे छोटे टाउन हो गए वहां पे जो सिविक फंक्शन जो करती है परफॉर्म, उसको टाउन एरिया कमेटी कहते हैं, ओके। ये एक सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी है, ये पूरी तरीके से म्युनिसिपैलिटी नहीं है। परफॉर्म फंक्शन लाइक स्ट्रीट लाइटनिंग, ड्रेनेज एक्सेट्रा, ठीक है। मेंबर्स में भी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। इसके मेंबर मिक्स होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, ओके। अब आगे बात करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड, ओके। एस्टैब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरियाज, ओके। कैंटोनमेंट एरिया में डिफेंस के लोग होते हैं, तो उस एरिया को कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्टर्स एरिया अंडर मिलिट्री कंट्रोल। जो मिलिट्री होती है वही वहां पे कंट्रोल करती है, ओके। एस्टैब्लिश अंडर कैंटोनमेंट एक्ट 2006। इस कैंटोनमेंट बोर्ड को कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, ओके। फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका जो कंट्रोल होता है फंक्शन का वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में होता है,
कंप्राइजेज इलेक्टेड सिविलियन मेंबर्स एंड अपॉइंटेड मिलिट्री ऑफिशियल्स। ओके, इसमें दोनों होते हैं, जो मिलिट्री ऑफिशियल को भी अपॉइंट किया जाता है और सिविलियन मेंबर्स जो होते हैं उन्हें भी इलेक्ट किया जाता है। ओके, जो आगे 6 टाइप है टाउनशिप, उस पर बात करते हैं। एस्टेब्लिश बाय लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेज टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज टू इट्स स्टाफ एंड वर्कर्स हु लिव इन द हाउसिंग कॉलोनीज बिल्ट नियर प्लांट। इसको एक पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, जो भी वहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं, जो भी कंपनी है, उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। और ये किस लिए बनाया जाता है? जो वहाँ पे जो स्टाफ्स हैं, वर्कर हैं, उन्हें जो नॉर्मल सिविक एमिनिटीज मिल सके, जो भी नियर प्लांट जो कॉलोनीज हैं वहाँ जो लोग रहते हैं उनके स्टाफ और वर्कर्स, उन्हें जो सिविक एमिनिटीज मिल सके, ये उसके लिए बनाया जाता है। इंटरप्राइजेज अपॉइंट टाउन एडमिनिस्ट्रेटर, तो जो इंटरप्राइजर जो इसको एस्टेब्लिश किया है वो टाउन एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है। नो इलेक्टेड मेंबर, वहाँ कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है, उन्हीं में से कोई अपॉइंट कर दिया जाता है और वही सबका देखभाल करता है। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरप्राइजेज, ये जो कंपनी है वो एक तरह से अपने स्टाफ और वर्कर्स को सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए एस्टेब्लिश करता है, इसलिए इसको एज ए एक्सटेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरप्राइजेज कह सकते हैं। 7वां है पोर्ट ट्रस्ट, एस्टेब्लिश इन पोर्ट एरियाज लाइक मुंबई, कोलकाता, जहां पे पोर्ट होगा जिस सिटीज में, वहां पे ये एस्टेब्लिश किया जाता है। इसका मेन पर्पस है मैनेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ पोर्ट्स, प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज। वही है कि पोर्ट्स को मैनेज करना, उसको प्रोटेक्ट करना और वहाँ के जो स्टाफ हैं वहाँ के जो उनको सिविक एमिनिटीज मिलना। ठीक है, ये पोर्ट ट्रस्ट का पर्पस है। कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, यहाँ पे दोनों इलेक्टेड भी मेंबर्स होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें इसका जो फंक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के अंदर आता है। ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और पोर्ट ट्रस्ट का आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं स्पेशल पर्पस एजेंसी। ठीक है, इसका पर्पस है हैंडल स्पेसिफिक अर्बन फंक्शन और प्रोजेक्ट्स। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको फंक्शन करने के लिए पूरी की पूरी टीम चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ म्युनिसिपैलिटी, ये म्युनिसिपैलिटी से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज हमने पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खत्म कर दिया है 2 लेक्चर्स में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पंचायती राज का बात किया और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने म्युनिसिपैलिटीज की बात की। ठीक है, तो होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें, और आगे भी आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ओपन करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।